स्टडी विद टीम बनारस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इससे पहले के टॉपिक में हमने वैगोस्की का सिद्धांत पढ़ा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था और यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अब देखेंगे नैतिकता। तो नैतिकता क्या होता है? नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत में अंतर को स्पष्ट करना है। नैतिकता समाज का वह तत्व है जो हमें अच्छा बुरा में भेद करना बताता है। नैतिकता व्यवहार जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। तो समझ रहे हैं आप लोग कि नैतिकता जो है जन्मजात नहीं होता है, यह समाज के द्वारा सीखा जाता है या अर्जित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंज की कहानी, जो आपके कोहलबर्ग के थ्योरी में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वह है हिंज की कहानी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हिंज की वाइफ थी वो मौत के कगार पे थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। तो वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान ही की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हिंज उन सब के पास गया जिन्हें वह जानता था। फिर भी उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा, क्योंकि उस दवा को बनाने में फार्मासिस्ट ने कई सालों की मेहनत की थी। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो यह थी पूरी हिंज की कहानी। अब देखेंगे आगे कि कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया, जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया, जो कि थे, पहला है नैतिक दुविधा, मतलब मोरल डिलेमा। इसी को हिंज डिलेमा के नाम से भी जाना जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जो दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहते हैं। इसी को हिंज डिलेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी पर क्वेश्चन था, अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। अब दूसरा था नैतिक तर्कड़ा, मतलब मोरल रीजनिंग। 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना था। जैसे हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला ले लिया था। अब आगे देखेंगे। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किया था। दूसरा स्टेज देखेंगे व्यक्तिगतता और विनिमय या अहंकार की अवस्था। इसी को स्टेज ऑफ ईगो कहा गया है। यह पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है। इस अवस्था को यांत्रिक साधन सापेक्षता, मतलब इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी भी कहते हैं। यह व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। बालक आत्म केंद्रितता, यानी मेरे लिए इसमें क्या है, स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे कि आप बच्चे को कहीं बाहर सामान लेने के लिए भेज दे तो बच्चा कहेगा कि मैं सामान तो लाऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे पैसे चाहिए। तो मतलब वो खुद के बारे में सोच रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट कर रहा है। तो इसी अवस्था को एक और नाम से जाना जाता है टिट फॉर टैट। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसका अगर दोस्त उसका पेंसिल तोड़ देता है तो वो क्या करेगा, जो बच्चा है उसके अपने भी दोस्त का पेंसिल तोड़ देगा। तो जैसे के साथ तैसा व्यवहार किया है। तो इसी को टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अवस्था। नेक्स्ट है परंपरागत या लौकिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। तो यह होता है 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है। इसे किशोरावस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर पर लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं, जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होते हैं। इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। चलिए स्टेज देख लेते हैं। मतलब 3 लेवल थे और 6 स्टेज थे। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा आता है अहंकार की अवस्था। दूसरा है परंपरागत अवस्था,
मतलब कन्वेंशनल स्टेज, इसमें था प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें आता है सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरा आता है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। अब इन सब के बारे में एक एक पॉइंट देखते जाएंगे। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था या लौकिक स्तर कहेंगे या प्री कन्वेंशनल लेवल कहेंगे। तो यह 4 से 10 वर्ष में होता है, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो 4 से 10 तक के अवस्था को पूर्व परंपरागत अवस्था में रखा गया है। तो इसमें पहला स्टेज है आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास या आज्ञा एवं दंड की अवस्था, मतलब ओरिएंटेशन स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। यह नैतिकता की पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण है। यह बाहरी सत्ता पर आधारित है। यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि घर पे कोई गेस्ट आ रहा है और बच्चा उसको नमस्कार नहीं कर रहा है, तो गेस्ट के जाने के बाद बच्चे के माता पिता उस बच्चे को मारेंगे क्योंकि उसने नमस्कार नहीं किया। तो इसी भय के वजह से अगर दोबारा से अगर गेस्ट आते हैं तो उनके सामने नमस्कार करेगा, उनका आदर पूर्वक करेगा, तो वह दंडित होने से बच जाएगा। तो इसी को आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहा गया है। अब तीसरा स्टेज है, इसमें है अच्छे पारंपरिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था। इसी को स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं, जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की बनाते हैं। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना है, जिससे उसे प्रशंसा मिले। तो देखिए, अगर एग्जाम में अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की किस स्टेज में आते हैं और किस लेवल में आते हैं, तो ध्यान रखिए कि यह तीसरे स्टेज में आता है और दूसरे लेवल में आता है, तो वो दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल। अब चौथा स्टेज इसमें देखेंगे सामाजिक आदेश को बनाए रखना है या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था या स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। तो देखिए, अगर एग्जाम में पूछे कि कानून, न्याय और कर्तव्य यह किस स्टेज में और कौन से लेवल में आता है, तो ये चौथे स्टेज में आता है, दूसरे लेवल में आता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट परंपरागत या उत्तर लौकिक स्तर, इसी को पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। यह 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। इसे युवा प्रौढ़ावस्था मतलब यंग एडल्टहुड के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल बेनिफिट वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। इसमें स्टेज 5 है कि सामाजिक समझौते की अवस्था, इसी को स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना है या तोड़ना है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। मतलब एक तरीके से समझ जाइए कि सामाजिक संविदा की बात कही गई है। सामाजिक समझौते की अवस्था यह 5वां स्टेज है। अब देखेंगे इसी का लास्ट स्टेज है सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। स्टेज ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं, इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। तो इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वंद्व के बीच फंसा होता है, तो वह यह तर्क करता है कि अंतरात्मा के आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आप महात्मा गांधी को देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, वह एक तरीके से सार्वभौमिक नैतिकता अपनाए थे, मतलब अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचे थे। तो यह था लास्ट स्टेज। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा या नैतिक यथार्थवाद। तो देखिए,
यहाँ पे चिंतन प्रक्रिया की बात कही जा रही है, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नैतिक टकरार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, सेकंड है व्यक्तिगतता और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।